नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो कि आपका पेपर नंबर 2 है डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीटी के स्टूडेंट्स का। और ये भैया फर्स्ट ईयर के जो भी हमारे छात्र हैं इनके लिए आपको यहाँ पर यूनिट 4 जो है वो देखने को मिल रही है। हो सकता हो कि दोस्तों वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ना पहुँचे, तो आप लोगों का पूरा उत्तरदायित्व है कि ग्रुप में जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहाँ पर भैया अगर नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो वीडियो का लिंक और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको दे दी जाती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। लगभग आपको 11.4K का परिवार आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। वहाँ से आप लोग जुड़ सकेंगे और जो भी आपकी संबंधित जानकारी या लिंक वगैरह हैं वहाँ पर भी आपके लिए शेयर कर दी जाएंगी, क्योंकि जब ज़्यादा वीडियोस अपलोड की जाती हैं तो नोटिफिकेशन जो है वो कभी कभी नहीं जाती है। और आपको भी पता है कि आपकी ये वीडियो अपलोड करने के बाद में HI के फर्स्ट ईयर और HI के सेकेंड ईयर की भी वीडियो अपलोड करनी है। तो आप लोगों का जब तक पूरा सहयोग नहीं हमारे साथ रहेगा तब तक चीज़ें सही से नहीं हो पाएंगी। तो आपका पूरा उत्तरदायित्व है आप जाकर के सभी ग्रुप्स में जहाँ पर भी आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका सहपाठी भी हमसे ही पढ़ रहा हो और उस तक चीज़ें ना पहुंच पा रही हूं। तो आपका पूरा उत्तरदायित्व है आप लोग भैया वीडियो को सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं यूनिट 4 की। और यूनिट 4 में आपसे क्या कहता है, जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त वाले बच्चे हैं, है ना, इनकी परिभाषा क्या होगी, यानी कि बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा क्या होगी, इनका अर्थ क्या होगा, है ना, और जो भी इनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है इस पर हम लोग चीज़ों को बात करेंगे। और क्या क्या इसके अंतर्गत हमारे समाज में झूठ व्याप्त हैं, मिथ्य व्याप्त हैं, इस पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो जब आप लोगों ने बौद्धिक अक्षमता के बारे में पढ़ा था अपने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की कॉपी में, है ना, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की कॉपी में जब आपने बौद्धिक अक्षमता के बारे में पढ़ा था, तो वहीं से दोस्तों आप इसको भी तैयार कर सकते हो। कहेंगे क्या, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो तो बढ़िया हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, लेकिन बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वो सही नहीं हो रहा है और उसी में देखने को मिलेगी बच्चे में बौद्धिक अक्षमता। और हम कह सकते हैं कि जो भी बौद्धिक अक्षमता है इसके जो कारक हैं वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। कह सकते हैं कि माता पिता से, यानी कि वंशानुगम भी हो सकता है, जन्म के समय, जन्म के बाद भी हो सकता है ना, तो गर्भावस्था के समय हो सकता है, गर्भावस्था के दौरान या उपरांत भी हो सकता है। तो बौद्धिक अक्षमता के ये कारण आपको देखने को मिलेंगे, है ना। रोकथाम पर भी हम इसमें ही बात कर लेंगे। तो कहेंगे कि बच्चे का मानसिक विकास जो है शारीरिक विकास की अपेक्षा कम होता है, बच्चे का जो गंभीरता का स्तर है वो बढ़ जाता है बौद्धिक क्षमता में। और जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सामान्य बच्चा होगा, हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि बुद्धि लब्धि को हम लोग, बच्चे की बौद्धिक अक्षमता को हम लोग किसमें, बुद्धि लब्धि में मापते हैं, यानी कि IQ में मापते हैं। तो अगर सामान्य बच्चा है तो उसका IQ जो होगा वो 90 से 110 के बीच में होगा, है ना, 90 से 110 इंटेलिजेंस क्वाइसेंट, या हम कह सकते हैं जिसको बुद्धि लब्धि, तो 90 से 110 होगी, है ना। तो सामान्य बच्चों की अपेक्षाएं इन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है, जो IQ लेवल है वो क्या होगा, वो कम होगा, है ना। और अगर कम होगा तो बच्चे जो भी उनका कह सकते हैं सामाजिक क्रिया हुई या दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हुए, जैसे बच्चा भोजन करना, ब्रश करना, शौच क्रिया करना, स्नान करना, है ना, बच्चा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक जिम्मेदारी, इनमें सब में क्या है, बच्चा पिछड़ापन महसूस करेगा और बच्चा रुपए पैसे लेन देन में भी पिछड़ापन महसूस करेगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये जो अवस्था है आपकी बौद्धिक अक्षमता, ये 18 वर्ष से पूर्व हो सकती है बच्चे को, कभी भी 18 वर्ष से पूर्व कभी भी बच्चे को हो सकती है ना। तो ये आपको देखने को मिलता है आपकी बौद्धिक अक्षमता में।
परिभाषा आप सभी ने याद रखी होगी। और अगर हम इसकी व्यापकता की बात कर लें, यानी कि प्रिविलेंस की बात कर लें, व्यापकता की बात कर लें आपके मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता की, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार पूरी आबादी में लगभग 2 से 3% जो व्यक्ति हैं वो मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता की श्रेणी में आते हैं। पूरी आबादी में 2 से 3% जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो आपका संगठन है 1991 में ये परिभाषा दी गई थी इनके द्वारा। और कहा गया कि भारत में मानसिक मंदता की व्यापकता निर्धारित करने के लिए कोई व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वेक्षण है उसको नहीं किया गया, जबकि ये देखा गया या अनुमान लगाया गया कि लगभग 40 लाख लोग जो हैं वो अल्प और अति गंभीर मानसिक मंदता की श्रेणी में आते हैं। इन बच्चों के लिए ऐसे बच्चों के लिए हम लोग इनकी रोकथाम भी कर सकते हैं। रोकथाम में हम कहेंगे कि जो माँ है उसकी उम्र जो है वो पिता से बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। नज़दीकी रक्त संबंधों में शादी नहीं होनी चाहिए। जो भी रक्त समूह है उसकी जांच होनी चाहिए। जो भी आनुवंशिक परामर्श या जेनेटिक काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, आनुवंशिक परामर्श जो बोलते हैं हम लोग बच्चे के लिए, माता पिता जब माता गर्भधारण करने की अवस्था में हो तब क्या होना चाहिए कि बच्चे के लिए उनके लिए क्या करना चाहिए, जेनेटिक काउंसलिंग करानी चाहिए, आनुवंशिक परामर्श लेना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि क्या आनुवंशिक यानी कि हमारे माता पिता से तो हमें कुछ ऐसा नहीं प्राप्त है जिससे कि बच्चा मानसिक मंदित हो जाए। शादी के पहले जांच भी होनी चाहिए। माता का बहुत ज़्यादा अगर मादक पदार्थों का सेवन कर रही है तो भी बच्चे में मानसिक मंदता देखने को मिल सकती है। ऐसे ही आपका जो स्तर होगा गर्भावस्था के समय भी, है ना, जो गर्भावस्था के समय भी होगा कि बार बार माता का उच्च रक्तचाप हो जाना, है ना, डायबिटीज़ होना माता के, या हम कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी होना माता के, और प्रोटीन की कमी होना, पोषक आहार की कमी होना, टीके ना लग पाना, है ना, समय से टीके ना लग पाना, दवाओं से जो ऐसी दवाएं जो अनावश्यक हैं, जो डॉक्टर की सलाह से नहीं ली जा रही हैं उनका, और खास माता के शारीरिक चोट लग जाना, है ना, कहीं से लंबे समय से गिर गई हो, या जो माता है बार बार चीज़ों को झुक करके उठा रही हो, है ना, नींद ना सही से ले पा रही हो, शुद्ध हवा ना मिल पा रही हो, तो ऐसे में क्या है कि मानसिक मंदता होने के कारण जो है वो जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमें रोकथाम करनी होगी, है ना। इसके बाद में प्रसव के दौरान भी रोकथाम होनी चाहिए। जैसे जो भी प्रसव हो रहा है, जब बच्चा जन्म ले रहा है, तो क्या होगा कि मस्तिष्क पर बच्चे की किसी प्रकार का औजार ना लगे, है ना, किसी प्रकार की चोट या औजार ना लगे जिससे कि उसके सिर में चोट लगे और इससे भैया उसकी स्थिति प्रभावित हो, है ना। गर्भावस्था में क्या होता है, गर्भावस्था के बाद में बच्चे को जो ऑक्सीटोसिन की दवाइयाँ हैं उनको अनुचित रूप से नहीं देना चाहिए, मालिश वगैरह जो है वो बच्चे की करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि रोकथाम की जा सकती है मानसिक मंदता की। ऐसे ही वहाँ पर आपका एक आता है मानसिक मंदता से जुड़ा हुआ, या जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद में जो रोकथाम होगी, बच्चे को सिर पर चोट ना लगने दी जाए, बच्चे को जो भी टीके हैं, पोलियो, खसरा, डीपीटी, काली खांसी, है ना, हेपेटाइटिस बी, इन सभी के टीके लगवाने चाहिए। बच्चे को अगर बहुत तेज़ ज्वर आ रहा है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है तो भैया उससे भी बचना चाहिए। ठंडे पानी से बच्चे को ज़्यादा बहुत नहीं नहलवाना चाहिए और बच्चे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें देखने को अब मिलती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की और डाउन सिंड्रोम की, है ना। ये तीनों आपके लिए, दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होगा, ये भी आपका एक गुणसूत्रीय विकार है, यानी कि आपको आनुवांशिक से देखने को मिलेगा, आपके माता पिता से ये संबंधित देखने को मिलेगा। और इस विकार में भी बच्चे को मानसिक मंदता के लक्षण, बच्चे में मानसिक मंदता के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। इसकी सर्वप्रथम पहचान 1943 ईस्वी में की गई थी। 1943 ईस्वी में इसकी सर्वप्रथम पहचान की गई थी और इसे औपचारिक पहचान पर चर्चा की गई, वो भी 1978 में इसके औपचारिक पहचान पर चर्चा की गई, है ना। इसको सबसे पहले लूप्स ने
सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में फंजाइल एक्स सिंड्रोम को खोजा था। और उसके बाद में मानसिक मंदा के नैदानिक प्रकारों के आधार पर इसके जो मुख्य कारण है वो बताए गए। कहा गया कि मानसिक मंदा से अधिक जो चीज़ें इसमें हो सकती हैं, बच्चे में गुणसूत्र का विकार हो सकता है ना, वर्तमान में जो उसकी स्थिति है वो खराब हो सकती है, या अगर पुरुषों की देखी जाए तो 1500 में से एक, अगर महिलाओं की देखी जाए तो 1000 में से एक। जो महिलाएं हैं 1000 में से एक और पुरुष जो हैं वो 1500 में से एक इस दिव्यांगता से ग्रसित हो सकते हैं, फंजाइल एक्स सिंड्रोम से। ऐसे ही आपका एक आता है डाउन सिंड्रोम। क्या आता है आपका? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग इसको सर्वप्रथम भैया लैंगडॉन डाउन ने इसको है ना, लैंगडाउन ने इसको सर्वप्रथम खोजा था, है ना, इसका पता लगाया था। और ये भी एक आपका ये आनुवांशिक ही विकार है, आपके माता पिता से ही आपको मिल रहा है। इसकी व्यापकता दर जो होगी प्रति व्यक्ति में 5.6% की होगी, है ना। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्र में जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है उसमें जो है क्योंकि जोड़े में हमेशा 2 गुणसूत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि ट्राइसोमी 21 की स्थिति आ जाती है। ट्राइसोमी 21 में जो भी गुणसूत्र होंगे उनका विभाजन बढ़ जाएगा, और जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, और जब 21 में 21वीं गुणसूत्र में जब तीसरा एक और गुणसूत्र मिल जाएगा तो 3 गुणसूत्र हो जाएंगे, तो भैया बच्चे में 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। ऐसे में ही हमको देखने को मिलता है आपका ये डाउन सिंड्रोम, है ना, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें ये जो समस्या है माता के गर्भाधान से भी इससे हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आपके ट्राइसोमी 21 में, और आपके कह सकते हैं कि एक डाउन सिंड्रोम का एक प्रकार के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद में ट्रांसलोकेशन टाइप, इसमें भी अलग अलग चीज़ों में गुणसूत्र देखने को मिलेंगे, उसका युग्म देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, 13 से लेकर के 15 जो गुणसूत्र होंगे उसमें 21वें गुणसूत्र के बीच में ये चीज़ें हो जाएंगी मुख्यतः, है ना। इसमें भी आपके आनुवंशिक स्थिति के कारण होगा, और गर्भावस्था के समय इससे कोई संबंधित नहीं होता है, गर्भधारण की अवस्था से संबंधित ये नहीं होता है, ये आनुवंशिक होता है। ऐसे ही आपका मोज़ेक आएगा, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद में 4.2 क्या कहता है, 4.2 कहता है, बहुत जल्दी दोस्तों आपका इस जितना भी है बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा। आपकी 4 और 5th यूनिट आपको शाम 10 बजे तक, है ना, शाम 10 बजे तक आपको ये चौथी और 5वीं यूनिट, चौथी तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, 5वीं यूनिट भी आपको शाम को 10 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी, जिससे कि आप लोग अपने इस पेपर की तैयारी कर सकें, और हम भी अपने जो दूसरे हमारे बच्चे हैं उनको ही हम तैयारी करवा सकें, HI वाले जो बच्चे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, है ना, नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं आपके पास जा रही है तो उसका कारण है कि वीडियोस जब हम एक दिन में बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर देते हैं, 4 से 5 वीडियोस अपलोड कर देते हैं, तो नोटिफिकेशन नहीं जा पाती है। तो आज आपके साथ ऐसा ही होगा, और आपको देखने को मिलेगा कि नोटिफिकेशन नहीं आ सकती है 5वीं वीडियो की। हो सकता है इस वीडियो की भी नोटिफिकेशन ना जाए, क्योंकि मैं इसको पहले आपके लिए बनाता हूँ, उसके बाद में अपलोड करता हूँ, तो हो सकता है कि इसकी भी ना जाए। तो आप सभी को क्या करना है, जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर कर देना है। बता रहा है भैया, आपका कह रहा है कि जो भी हमारे 4.2 में है ID वाले बच्चे हैं, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं, इनके लिए सीखने का माहौल तैयार करना, सीखने का माहौल बनाना, है ना, और सीखने के माहौल के साथ में इन छात्रों को क्या है, वर्गीकरण करना। तो जब भी हम इन छात्रों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम इनके छात्रों के वर्गीकरण के 3 भागों में इनको बांटते हैं हम लोग, है ना। पहला हम चिकित्सकीय वर्गीकरण के माध्यम से बांटते हैं, है ना। दूसरा हम लोग बांटते हैं मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के माध्यम से, है ना। और तीसरा हम लोग बच्चे को शिक्षा के आधार पर बांटते हैं। और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, है ना। शिक्षा के आधार पर भी हम बांट लेंगे, लेकिन जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनोवैज्ञानिक आधार पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की IQ के बारे में बताया जाता है, बच्चे को IQ के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चिकित्सकीय वर्गीकरण होगा, यहाँ पर बच्चे का संक्रमण और नशा, आघात, चोट, है ना,
बच्चे का पोषण, बच्चे का मानसिक स्थिति, बच्चे का जन्म से पहले, जन्म के बाद, है ना, गर्भकालीन जो भी पर्यावरण होगा, है ना, गर्भकालीन विकार या जो भी आपका पर्यावरण प्रभाव होगा, इस पर पड़ता है। इसके बाद में मनोवैज्ञानिक की जब हम लोग बांटते हैं तो हम लोग कैसे बांटते हैं, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्ग को, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्ग को, और यहाँ पर लिखते हैं हम श्रेणी को। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर मानसिक मंदता की श्रेणी से आएगी तो आप कहोगे अति अल्प मानसिक मंदित बच्चा, तो हम कहेंगे भैया 50 से 70 इसका होगा IQ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद में अल्प मानसिक मंदता, तो कहोगे सर अल्प मानसिक मंदता में आपका 35 से 50 के बीच में आएगा। इसके बाद में मैं कहूँगा कि आपका गंभीर मानसिक मंदता, तो आप कहेंगे कि 20 से 35 के बीच में इसका आएगा IQ बच्चे का। और इसके बाद में हम कहेंगे अति गंभीर मानसिक मंदता, अति गंभीर मानसिक मंदता जो होगी 20 से नीचे, है ना, जो होगी 20 से नीचे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये आपके, और हाँ दूसरी चीज़ क्या है, हम बात करेंगे बॉर्डर लाइन की, सीमा रेखित की या बॉर्डर लाइन की, तो हम कहेंगे 70 से 85 या 90, है ना, ये बॉर्डर रेखा के हैं। इनको ना ही हम मानसिक मंदित कह सकते हैं और ना ही इनको हम सामान्य बच्चे कह सकते हैं। और सामान्य बच्चे का IQ तो आप कहोगे सर 90 से 110 जो है वो सामान्य बच्चे का IQ लेवल होता है। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनके लिए हम इनकी आवश्यकता के आधार पर चीज़ें प्रदान करेंगे। जीवन में इनकी जो चीज़ें उपयोगी हैं वो हम इनको प्रदान करेंगे। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, जीवन निर्वाह करने के लिए छात्रों को जानकारी देना, उनकी अवधारणाओं को मजबूत करना, उनके कौशल विकास को बढ़ावा देना और उनके अभ्यास, खास करके बच्चे को स्वयं से करके या अभ्यास करके उसको अवसर देना, अवसर प्रदान करना। पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले अच्छी तरह से पठन सूची बनाना ताकि जो बच्चा पढ़े वो अच्छे से पढ़ सके और बच्चा रुचि लेकर के पढ़ सके। जो भी बच्चे के लिए उदाहरण, प्रयोगशाला, कंप्यूटर, है ना, विजुअल एड्स, बच्चे के लिए चार्ट, मौखिक, लिखित रूप से, जैसे भी बच्चे को हम सहायक तकनीकों के माध्यम से, TLM के माध्यम से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से बच्चे को हम सिखा सकें और बच्चा उनका लाभ ले सके, है ना। तो ये आपके भौतिक अक्षम बच्चे की कह सकते हैं कि प्रकार, इसके जो भी इसके भाग थे उसको बांटा गया और इस बच्चे के लिए सीखने का माहौल तैयार किया गया। आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद में जो कि आपका इम्पॉर्टेंट कह भी सकते हो और नहीं भी, इसमें है क्या, आपका 4.3 में क्या कहता है, जो भी आपके 4.3 यहाँ पर लिख लेते हैं। 4.3 में कहता है कि आपके बौद्धिक अक्षम बच्चे, इनकी ताकत क्या है, इन शिक्षार्थियों की क्या ताकत क्या है ना, इनकी ज़रूरतें क्या हैं, इनको समझना कि आखिरकार इनके पास कितनी शक्ति है ना, कितनी इनकी ज़रूरतें हैं, उनको अगर हम समझ जाएंगे तो बच्चे को बेहतर बना सकेंगे। तो हमें ये जानना है कि बच्चे का चरित्र, बच्चे का सामाजिक विकास, है ना, तो ये कहाँ तक हुआ है और बच्चे में कितनी ताकत है कि बच्चा उन चीज़ों को सीख सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। खास करके बच्चे के चरित्र का निर्माण, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, यही कराया जाएगा बच्चे का, जहाँ पर हमें देखेंगे कि हम उनकी सीमाओं का, उनकी ताकत का, उनकी सीमाओं का, उनकी कामकाज करने के स्तर का हम लोग क्या करेंगे, पता लगा सकें। और हम इनको पहचानने के लिए चीज़ों को केंद्रित करेंगे, एक दृष्टिकोण बनाएंगे और जो भी व्यक्तिगत दक्षताएं हैं इनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम कह सकेंगे कि यह जो है आपका 18 वर्ष के प्रत्येक बालक को हम लोग क्या करेंगे, 18 वर्ष से पहले प्रत्येक बालक को हम लोग विद्यालय में चीज़ों को सिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे में ताकत बढ़ेगी, बच्चा रुचियाँ लेगा और बच्चा जो है ध्यान केंद्रित करना सीख जाएगा। बच्चे में जो संक्रमण है उनको हम लोग कम कर सकेंगे। जो भी वयस्क या कोई भी छोटा बच्चा है उसको हम लोग व्यक्तिगत समर्थन देंगे, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन देंगे,
व्यक्तिगत समर्थन देंगे, उसके लक्ष्यों पर विचार करेंगे, उसकी क्षमताओं को डिज़ाइन करेंगे, और जो भी उसकी सामान्य आबादी है, जहाँ पर बच्चा दैनिक जीवन में चरित्र की शक्तियों का उपयोग करके, चारित्रिक निर्माण करके सकारात्मक प्रणाली को आगे बढ़ाए, सकारात्मक परिणाम से जुड़ा हुआ हो, ऐसा हम बच्चे को समर्थन करेंगे। और बच्चे के लिए जो नई ताकतें हैं, नई शक्तियां हैं, और जो भी बच्चे की रणनीति है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें बच्चे का अनुभव है वो भी बढ़ा सकते हैं, बच्चे का सकारात्मक चीज़ें बढ़ा सकते हैं। कह सकते हैं कि जो भी बच्चे की ताकत है और कमजोरियां हैं जो बच्चा प्रदर्शित कर रहा है, उसको हम उसके अवसर दे करके, उससे संबंधित चीज़ें दे करके इसको कम कर सकते हैं। जो भी प्रवाह है बच्चे का वो बढ़ा सकते हैं। बच्चे के लिए हम योजनाएं बना सकते हैं। जो भी कार्यशक्ति है, कार्यशीलता है, स्मृति है बच्चे की, इसका विकास कर सकते हैं, है ना। और जो भी बच्चे में समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए हम बच्चे के लिए नए नए चीज़ों का, नए नए उपकरणों का, अनुकूलतम कौशल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 4.3 जो कि आपके लिए ख़त्म। केवल आपको ये समझना है, जो देखिए जितने भी आपके बौद्धिक अक्षमता वाले जो कि आपके IDDC अगर आप कोर्स कर रहे हो, तो आपने ID बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आपको SLD बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और आपको क्या करना है जो कि आपके ASD बच्चे हैं इनको कैसे चीज़ों को दिखाना है, इनके लिए कौन कौन सी तकनीकियाँ अपनानी है, इनके लक्षण क्या हैं, इनका प्रकार क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी रखनी है। और जब हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखेंगे तो हमारा फर्स्ट ईयर से लेकर के और सेकेंड ईयर हमें घुमा फिरा करके चीज़ें वही देखनी होंगी, और उन्हीं चीज़ों से हम बच्चे की प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ा सकेंगे। यानी कभी भी हम अगर शिक्षक बनते हैं, टीचर बनते हैं, और बच्चे हमको अगर दिए जाएंगे तो हम भैया उनका आदान प्रदान भी कर सकेंगे, उनको एक अच्छा माहौल तैयार करके चीज़ों को सिखा भी सकेंगे। कह रहा है कि जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं इनके सीखने की विशेषताएं क्या हैं, इनकी सीखने की विशेषताएं क्या हैं, सीखने की विशेषताएं क्या हैं। और जो भी 4.4 आपका कहता है जो भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है वो क्या होगी, बच्चों के लिए हम सूचना कैसे देंगे और इनका प्रसंस्करण कैसे बनाएंगे। तो हम जब भी बात करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस की, है ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस की यानी कि अकादमिक प्रदर्शन की, तो हम कहते हैं कि जो आपके बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं ये शैक्षिक कौशल में, है ना, शैक्षिक कौशल विकास में जो है वो काफ़ी देरी या काफ़ी विफल रहते हैं। कारण इनकी बुद्धि का यानी कि इनकी IQ का कम होना। छात्र पढ़ना सीख रहा है, बुनियादी गणित कौशल सीख रहा है, इनमें सब में क्या है, बच्चा धीमापन दिखाता है। बच्चे का जो भाषा कौशल है वहाँ पर भी बच्चा धीमेपन दिखाएगा, और जो भी बच्चे का लेखन, वर्तनी, है ना, और जो भी शैक्षिक क्षेत्र हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एक बौद्धिक अक्षम बच्चे में प्रभावित हमें देखने को मिलती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे के ध्यान पर हम बच्चे के अटेंशन को बढ़ाएंगे, ध्यान को बढ़ाएंगे। सीखने में हम बच्चे के क्या ध्यान को बढ़ाएंगे। उन्हें हम जो कठिन चीज़ें भी हैं जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसके लिए हम कितनी सरल चीज़ों का प्रयोग कर सकें, कितनी अनुकूलतम चीज़ों का प्रयोग कर सकें, कितनी आकर्षक चीज़ों का प्रयोग कर सकें, जिससे बच्चा ध्यान लगा करके अपने उस कार्य कौशल को सीखे। बच्चे की स्मृति क्या है, बच्चे की मेमोरी पर भी हम लोग ध्यान देंगे। आखिरकार बच्चा किन कठिनाइयों से चीज़ों को याद कर रहा है, कहाँ पर बच्चा कठिनाई दिखा रहा है, और छात्र जानकारी जो दी जा रही है कितने समय तक उस जानकारी को याद रख पा रहा है। जो भी चीज़ उसको सिखाई जा रही हैं, तथ्य, वर्तनी, है ना, कोई भी भाषा हुई, तो कितने देर तक वो चीज़ों को याद रख पा रहा है,
कहाँ तक वो जानकारी को रख पा रहा है और कब जानकारी को भूल रहा है, तो बच्चे की स्मृति पर भी ध्यान दिया जाएगा। बच्चे को हम लोग सामान्यीकरण करके भी सिखा सकते हैं। सामान्यीकरण में क्या होगा कि भैया दो चीज़ों को हम उनमें उदाहरण देकर भी दो चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं। कैसे? हमने बताया बच्चे को भैंस के बारे में, और बच्चा जब बाहर गया और बच्चे ने क्या देखा, गाय देखी, तो कहा कि ये पापा क्या है, ये क्या है, ये भैंस है। तो क्या है, बच्चे को सामान्यीकरण बताएंगे कि भैया देखो इसके भी 4 पैर हैं, ठीक है, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी आपका क्या कहता है मुख है, इसके भी मुख है। जो जो चीज़ें हैं इनमें कॉमन है, उन चीज़ों को हम बता देंगे। इसके बाद में बताएंगे कि देखो ये गाय है, क्यों? क्योंकि ये भैया सफ़ेद है, और साथ ही साथ इसकी जो गाय की प्रवृत्ति है इसमें ये देखने को मिलेगी कि ये सफ़ेद है। और ये क्या है, आपकी भैंस काली है। तो भैया क्या होगा, बच्चा जनरलाइजेशन करेगा, सामान्यीकरण करेगा। हो सकता है कि घर पर किसी वस्तु को बच्चा देख रहा हो जिसका कलर कैसा हो, लाल कलर हो, और बच्चा बाहर भी गया और उसने देखा फिर से लाल कलर को, और जो वस्तु घर पर देख रहा था लाल कलर में, बच्चे ने उसको पहचान लिया। मान लीजिए बच्चे की टी शर्ट घर पे लाल कलर की है, बच्चा घर के बाहर गया, उसने क्या देखा, लाल कलर को सामान्यीकृत कर दिया किसी कार में, है ना, कार को देखा वो लाल कलर की थी। तो ये आपका जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण कहलाता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्रों के अनुसार उनको सामान्य कठिनाई जो हो रही हैं उनके लिए विशेष क्षेत्र में एक नई शब्दावली का बनाना, और जिससे कि दूसरे विशेष क्षेत्र में सीखने में बच्चे को कठिनाई ना हो। बच्चे का सामाजिक कौशल उसको बढ़ाना, बच्चे का सामाजिक कौशल का विकास करना, सामाजिक कौशलों को भी बच्चे के बढ़ाना। बच्चा कह सकेंगे जो भी बच्चे का या बौद्धिक अक्षम जो हमारा बच्चा है, इसके जो संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं, सामाजिक रूप से बातचीत करने में जो कठिनाई महसूस कर रहा है बच्चा, उसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना, जो भाषा धीमी है उसका विकास करना, मौखिक संचार का विकास करना, और अपेक्षाओं उसकी चीज़ों को समझते हुए, उसकी समस्या को समझते हुए बच्चे की जो स्मृति है, छात्रों की जो बातचीत करने का ढंग है कैसे प्रभावित हो रहा है, इस पर ध्यान देना। क्षमताओं में व्यापक रूप से भिन्नता देखने को मिलेगी। खराब सामाजिक कौशल है बच्चे का, उसको सुधार करेंगे, है ना। चिकित्सा स्थितियाँ जो खराब हैं, गंभीर हैं, उसको सुधार करेंगे, है ना। जो व्यवहार बच्चा सही नहीं कर रहा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इस प्रकार से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को हम लोग नए दृष्टिकोण के माध्यम से सीखने के माहौल तैयार करके, बच्चे को सहायक शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके, चार्ट, चित्र, ग्राफिक्स, है ना, दृश्य सहायक सामग्रियों का उपयोग करके बच्चे को सिखाएंगे। बच्चे को ऑडियो विजुअल भी सिखा सकते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों से हम बच्चे को आकर्षक बना करके चीज़ों को सिखा सकते हैं। अगर हमें कोई भी रणनीति बनानी है, चाहे वहाँ पर आपके ऑटिज़म बच्चा हो, चाहे वहाँ पर आपका बौद्धिक अक्षम बच्चा हो, इन सभी बच्चों की मैंने यहाँ पर आपके लिए बात कर ली है। इसके बाद में, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपके लिए शैक्षिक स्तर नहीं बताया था, है ना, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बौद्धिक अक्षमता का स्तर। बौद्धिक अक्षम बच्चे का यूनिट 4.5 में है, क्या है कि जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं इनका स्तर क्या है और इनकी सीखने की विशेषताएं क्या हैं, कि किस स्तर पर बच्चा क्या क्या सीख सकता है। तो हमने अभी बात की थी, कहा था भैया 50 से 70 जो IQ होगा वो होगा आपका किसका, आपने कहा था सर वो होगा अति अल्प मानसिक मंदित बच्चे का। जहाँ पर हम कहेंगे कि इन बच्चों को हम लोग, जो 50 से 70 IQ के बच्चे होंगे, बुद्धिलब्धि के बच्चे होंगे, इन बच्चे को हम कक्षा 5 तक की पढ़ाई एक सामान्य विद्यालय में करा सकेंगे। और जो सामाजिक कौशल है या क्रियात्मक कौशल है, बच्चे का गामक और सूक्ष्म गामक कौशल है ना, ये बच्चे का जो कौशल है, इसमें बच्चे को हम आत्मनिर्भर बना सकेंगे, है ना। और बच्चे को हम रोज़गार की ओर, एक ओपन रोज़गार, खुला रोज़गार की ओर हम लोग बच्चे को ले जाएंगे। बच्चे के लिए जो
संबंध है उनको बना सकेंगे, और अपेक्षाकृत हम बच्चे की शारीरिक बनावट और शक्ल पर जो है वो सामान्य बच्चों से भिन्नता देखने को मिल सकती है। यानी कि जो आपके माइल्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, इन बच्चों को हम प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 तक की शिक्षा दे सकते हैं। इनका सामाजिक कौशल, सूक्ष्मगामक क्रिया कौशल है ना, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, और इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इनको व्यवसाय के लिए हम सिखा सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा 50 से 70 में, है ना। बौद्धिक अक्षमता का स्तर मैंने आपको बताया, और कौन कौन सी चीज़ें ये सीख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे भैया आपका जो आपका अल्प मानसिक मंदता होगा तो आप कहोगे सर 35 से 50 के बीच में इनका रहेगा IQ। तो ऐसे जो बच्चे होंगे 35 से 50 के बीच में बुद्धि लब्धि जिनकी होगी, उनके विकास में हमको देरी देखने को मिलेगी। विकास जो है उनका देरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो अति अल्प मानसिक मंदित वाले बच्चे थे, इनकी अपेक्षा जो अल्प मानसिक मंदित वाले बच्चे हैं, ये इनमें ज़्यादा कमियां देखने को मिलेंगी, कुछ ज़्यादा कमियां देखने को मिलेंगी। कहा जाएगा कि इनका स्तर जो है, अल्प मानसिक मंदता का स्तर जो है वो ज़्यादा होगा, है ना। जहाँ पर बच्चा अपनी घरेलू क्रियाओं को, सामाजिक क्रियाओं को, व्यवसायिक कौशलों को, प्रशिक्षण को, यहाँ पर इनमें सब में हम बच्चे को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। लेकिन बच्चे को हम लोग जो भी शिक्षा है, बच्चे को जो हम शिक्षा है वो विशेष विद्यालय में देंगे, ना कि सामान्य विद्यालय में। इसके बाद में आपका गंभीर मानसिक मंदता, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था 20 से 35 के IQ लेवल। 20 से 35 के IQ लेवल में हम क्या कहेंगे, बच्चे का जो गामक विकास है, गामक कौशल है, उसकी देखरेख की ज़रूरत होगी। बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा, है ना। बच्चे को जो निरंतर देखभाल है उसकी ज़रूरत होगी। बच्चा जो संप्रेषण है उसको द्वारा चीज़ों को व्यक्त कर सकेगा। बच्चा शौच, कपड़ा, है ना, शौच हुआ, कपड़ा पहनना हुआ, बच्चे को भोजन सामग्री हुई, है ना, तो इन चीज़ों में हम बच्चे को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ना कि हम इनको पढ़ाई में प्रशिक्षित कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इन बच्चों के लिए जो भी इनके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, यहाँ पर हम इनको प्रशिक्षित कर सकेंगे। और इनके संप्रेषण की भी हम लोग कह सकेंगे कि इनको बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, इनको ट्रेनिंग देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन जो आपकी सबसे ख़राब कंडीशन 20 से कम वाली है ना, 20 से कम वाली, तो वहाँ पर क्या होगा कि गंभीर मानसिक मंदता जो होगी 20 से कम की होगी। अति गंभीर, जिसको हम लोग बोलेंगे अति गंभीर, माफ़ कीजिएगा, अति गंभीर 20 से कम, या 20 से जिनका IQ लेवल कम होगा। तो ये बच्चे जो होंगे वो जीवन पर्यंत हमेशा दूसरों की देखभाल पर ही निर्भर रह पाएंगे। इनको हम विशिष्ट उपचार, गामक प्रशिक्षण इनको देने की आवश्यकता होती है, निरंतर देने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये चीज़ों को जो है वो भूलते भी जाते हैं, है ना। तो ये आपके बौद्धिक अक्षमता के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि उसके स्तर के बारे में बता दिया आपको, और उनके सीखने की विशेषताओं के बारे में बता दिया कि बच्चा किन किन चीज़ों को कैसे कैसे सीख सकेगा। तो दोस्तों यूनिट 4 जो है वो आपकी कंप्लीट हो रही है, और इसके बाद में आपकी 5 यूनिट जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 बजे आज शाम 10 बजे तक इसकी भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, है ना। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं आपके पास पहुंचती है तो वीडियो की जो आपका चैनल है उसकी वीडियो की लिस्ट में भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी इसका जो लिंक है वो शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।